हेलो दोस्तों। तो जैसा कि चैप्टर के टाइटल से ही समझ में आ रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। आज हम स्टीम के प्रॉपर्टीज के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, यानी स्टीम के गुण। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्टीम? तो स्टीम इज द गैसियस फेज ऑफ वाटर। वाटर के गैसियस फेज को स्टीम कहते हैं, यानी पानी की गैस अवस्था को स्टीम कहते हैं। ओके, तो स्टीम को बनाते कैसे हैं, स्टीम प्रोड्यूस कैसे होती है, तो आप सब जानते हैं। जब पानी को उबालते हैं यानी गर्म करते हैं, उसमें हीट ऐड करते हैं, तो स्टीम प्रोड्यूस हो जाती है। तो हम ये पूरा प्रोसीजर प्रोडक्शन ऑफ स्टीम का एक डिटेल्ड मैनर में देखेंगे। प्रोडक्शन ऑफ स्टीम यानी भाप का निर्माण कैसे होता है, ये अब हम आप इसको एकदम डिटेल में समझेंगे। तो सपोज वी हैव अ वेसल। हमारे पास एक वेसल है, एक बर्तन है। ठीक है, इस बर्तन में हमने पानी को भर दिया है। ओके, अब इस पानी के बर्तन को जब हम गैस पे रखेंगे, ठीक है, ये हीट इसमें कंटिन्यूसली ऐड होती रहेगी। और हीट ऐड होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे ये गर्म होता जाएगा। और गर्म होते होते जब ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, उबाल बिंदु पर जब ये पहुंचेगा, तो पानी उबलना शुरू हो जाएगा। पानी के अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, बबल्स बनेंगे, बबल फॉर्मेशन होगी। और जब बबल फॉर्मेशन होगी तो ये उबलना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे क्या है, ये पानी आपका द्रव अवस्था से, लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बॉइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टीम। बॉइलिंग यानी the process in which liquid phase convert to gaseous phase is called boiling on addition of heat। जब भी किसी लिक्विड फेज में हीट ऐड की जाती है तो वो गैसियस फेज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस इस पूरे प्रोसेस को हम डिटेल में समझने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, इस बर्तन के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल, ये सिलेंडर है और इसके ऊपर एक पिस्टन हमने लगा दिया। या ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि इस बर्तन के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है, लेकिन ढक्कन जो है वो मूव कर सकता है, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे मूव कर सकता है। तो ये पॉसिबल है एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस में। ठीक है, तो ऐसा हमने क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमने इसके ऊपर जो भाप एकत्रित होगी, इकट्ठा होगी, वो आपकी स्पेस बना सके अपने लिए। तो आपका पिस्टन जो है ऊपर नीचे मूव कर सकता है। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस को हम एकदम डिटेल में समझने वाले हैं कि भाप का निर्माण किस तरह से होता है। ओके, तो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये मैंने पिस्टन को मूवेबल बना दिया है, मूव हो रहा है, तो इस सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। ठीक है, यानी आपकी जो बॉइलिंग प्रोसेस हो रही है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। बॉइलिंग इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। हम इसके प्रेशर को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, प्रेशर को घटा बढ़ा नहीं रहे हैं, प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर दिया है, जो कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम दोबारा से समझ लेते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर बॉइलिंग में क्या है। एक बर्तन लिया है, बर्तन लिया है, उसके ऊपर एक मूवेबल लिड है, यानी इसका ढक्कन जो है मूवेबल है। पिस्टन सिलेंडर डिवाइस समझ सकते हैं। और इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ओके, इसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, 1 kg पानी आपने अपने बर्तन के अंदर फिल कर दिया है। 1 kg। ओके, नाउ यू स्टार्टेड हीटिंग दिस वेसल। आप इसको गर्म करना शुरू करते हैं। तो गर्म करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, आपके बर्तन के अंदर निचली सतह से हीट आना शुरू हो जाएगी। ओके, दिस इज एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, दिस प्रोसेस इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओके, ये एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं, हम दो चीज करते हैं।
एक तो हम बर्तन के अंदर जो पानी है, उसका ताप मापना शुरू कर देते हैं और इसके अंदर हीट कितनी जा रही है, ये मापना शुरू कर देते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 0 हीट थी, अब हमने बर्नर चालू किया तो आपकी हीट जाने लगी 50 जूल, 100 जूल, 150 जूल, है ना? हीट आपकी टाइम के साथ-साथ जाती जा रही है 200 जूल। तो जितनी हीट जा रही है उसके हिसाब से आपके बर्तन का पानी का टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है? पानी का टेम्परेचर भी कंटीन्यूअसली नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इनिशियल टेम्परेचर पानी का मैंने मान लिया है, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस मान लिया है, ठीक है? जैसे ही इसमें हीट ऐड होती जाएगी, तो पानी का टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा 20, 30, 40, 50 अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। अगर आपका यहाँ पर प्रेशर 1 एटीएम है, यानी सामान्य वातावरण दाब है, यानी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा पानी का, वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो हीट ऐड करने पर आपके वाटर का टेम्परेचर जो है 100 डिग्री तक बढ़ेगा और 100 डिग्री पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बॉइलिंग स्टार्ट होने का मतलब है कि जो पानी आपका द्रव अवस्था में था, वो आपका धीरे-धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होके बबल के रूप में ऊपर की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो स्टीम है, वो बर्तन के ऊपर उपस्थित स्पेस में इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर स्टीम आपकी इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि अब ये आपका जो पानी था, धीरे-धीरे अब गैस का और पानी का मिक्सचर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो जो हमने डाटा इकट्ठा किया था, उसको हम एक ग्राफ पर प्लॉट करना चाहेंगे। जो हमने डाटा इकट्ठा किया था, इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। आसानी के लिए हम इस डाटा को एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ये हमारा एक ग्राफ हो गया। इस ग्राफ को हम नाम देते हैं, इधर टेम्परेचर प्लॉट कर लेते हैं, इधर हीट प्लॉट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा इनिशियली आपके पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री था, तो मैं 20 डिग्री इनिशियली टेम्परेचर कंसीडर कर लेता हूँ। अब जैसे-जैसे हीट ऐड होती जाएगी, हीट ऐड होगी तो इधर की तरफ जाएँगे, ठीक है? जितनी हीट ऐड हो रही है इधर जाएँगे ना, 50 जूल, 100 जूल, 150, 200, 300 तो इधर की तरफ जाएँगे, हीट ऐड होगी। टेम्परेचर राइज़ होगा तो ऊपर की तरफ जाएँगे, ठीक है? अब क्योंकि साइमल्टेनियसली आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है और हीट भी ऐड हो रही है, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा सीधा, लीनियर रिलेशन रहेगा इनके बीच में, ठीक है? तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, हीट भी ऐड हो रही है। देखिए हीट भी ऐड हो रही है इधर की तरफ और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो बीच में कहीं लाइन ये जाएगी आपकी, ओके? तो ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होते-होते आपकी ये लाइन 100 डिग्री तक पहुँचेगी, 100 डिग्री पर पहुँच जाएगी और 100 डिग्री पर क्या होगा भई? 100 डिग्री पर आपका पानी उबलना शुरू हो जाएगा। पानी उबलना शुरू होगा यानी वेपर फ़ॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वेपर फ़ॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक पॉइंट ऑब्ज़र्व करने का है कि जब भी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, जब भी कोई फ़ेज़ चेंज प्रोसेस होता है, तो जो टेम्परेचर होता है लिक्विड और वेपर का, वो कांस्टेंट हो जाता है, वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है? 100 डिग्री तक आने से पहले जो हीटिंग थी उसको सेंसिबल हीटिंग कहते हैं, सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस हीटिंग में आपका टेम्परेचर कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है, क्योंकि जो भी एनर्जी आ रही है आपके वाटर के अंदर या बर्तन के अंदर, वो सारी की सारी यूज़ हो रही है आपके लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ाने में। देखिए सारी एनर्जी यूज़ हो रही है टेम्परेचर को बढ़ाने में। लेकिन जब 100 पर पहुँच जाएगा और बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, अब जो भी एनर्जी आएगी आपकी, वो सारी एनर्जी यूज़ होगी लिक्विड के बीच में जो बॉन्ड्स हैं, है ना? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। अब जो 100 डिग्री पर जो एनर्जी आ रही है, वो सारी एनर्जी यूज़ होगी फेज़ चेंज करने में, ठीक है? फेज़ चेंज कब होगा? जब लिक्विड्स के एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट जाएँगे, तब जाके आपका गैस फेज़ बन जाएगा, जब दोनों एटम अलग-अलग हो जाएँगे। तो इन इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है, वो आपकी मिल रही है बर्नर से, ठीक है? तो अब आपके लिक्विड का, पानी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो अब क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा जब तक कि बॉइलिंग 100% कंप्लीट ना हो जाए।
जब तक कि आपका पानी का एक एक बूंद आपकी भाप ना बन जाए तब तक टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होगा। अब क्योंकि हीट तो ऐड हो रही है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो इस हीटिंग प्रोसेस को कहते हैं लेटेंट हीटिंग प्रोसेस। लेटेंट हीटिंग। ओके, लेटेंट हीटिंग हिंदी में कहते हैं इसको गुप्त ऊष्मा। ओके, गुप्त इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें टेम्परेचर चेंज होने का पता नहीं लगता है, सारी की सारी हीट आपका फेज चेंज होने में लग जाती है। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या था, आप इस बिंदु पर देखेंगे, यहाँ इस पॉइंट पर आपका 100% वाटर था, और आप इस पॉइंट पर आ गए हैं, तो इस पॉइंट पर 100% वेपर बन गया, यानी कि भाप बन गई है। तो इधर 100% वाटर, इधर 100% वेपर, लेकिन है एक ही टेम्परेचर पर, 100 डिग्री पर। ठीक है, 100 डिग्री पर है, तो ये जितनी परसेंटेज ऑफ वेपर है किसी भी बिंदु पर, जितनी भी परसेंटेज ऑफ वेपर है, इसी को कहते हैं हम क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ स्टीम, क्वालिटी ऑफ स्टीम। परसेंटेज ऑफ वेपर जितनी है, जितनी भी है, यानी कि मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड इंटू 100। तो आपका इधर 0% वेपर है तो क्वालिटी 0% रही, और इधर आपका 100% वेपर है तो क्वालिटी 100% हुई, बीच में कहीं 50% वेपर होगी तो 50% क्वालिटी। ठीक है, ओके। अब आपकी स्टीम 100%, आपका वाटर 100% स्टीम में कन्वर्ट हो गया। अब आपका यहाँ पर तो आपका वाटर था, यहाँ पर आपका वेपर बन गया पूरा का पूरा। ये सारा का सारा जो पानी था वो धीरे धीरे वेपराइज हो गया, इसके बॉन्ड्स आपके टूट गए। अब आपका क्या रहेगा, खाली स्टीम रह गई है बर्तन के अंदर। ओके, स्टीम रह गई, 100% स्टीम। इनिशियली 0% स्टीम थी, एंड 100 जब हीटिंग कंप्लीट हो गई, बॉइलिंग कंप्लीट हो गई, तो 100% वेपर बन गया है। ठीक है, अब वेपर क्योंकि एक ही फेज है, सिंगल फेज है, अब इसका टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब आप इसमें फर्दर हीट ऐड करेंगे तो टेम्परेचर और चेंज होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा हीट के साथ साथ। तो ठीक है भाई, टेम्परेचर जितनी हीट ऐड करते जाएंगे उतना टेम्परेचर आपका बढ़ता चला जाएगा। ओके, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो बॉइलिंग कर्व आपका निकल कर आया है सामने, ये बॉइलिंग कर्व एक एटीएम पर बना हुआ है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कंफर्म कर दिया था कि वातावरण का दाब जो है 1 एटीएम होगा तभी बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए आगे कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो आपका प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। बॉइलिंग टेम्परेचर आपके प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। ओके, तो बॉइलिंग टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड करता है, यानी कि आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और प्रेशर घटा दोगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी घट जाएगा। आपने सुना होगा कि पहाड़ों पर जो है दाल नहीं गलती है या सब्जी नहीं बनती है, तो ऐसा क्यों होता है वो भी हम इस फिनोमिनन के माध्यम से हम समझेंगे, प्रेशर की डिपेंडेंस टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो पहाड़ के ऊपर जाएंगे, ये सतह है, ये पहाड़ है, तो सतह पर तो प्रेशर आपका, वायुमंडलीय दाब जो है आपका अधिक होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि सतह पर इतना सारा वायुमंडल आपके ऊपर है, लेकिन पहाड़ पर केवल इतना वायुमंडल है, तो यहाँ पर प्रेशर आपका सतह के मुकाबले कम होगा। तो पहाड़ों पर जो वायुमंडलीय दाब है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो अर्थ सरफेस के मुकाबले या सी लेवल के मुकाबले आपका कम होता है। इसलिए क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहाड़ में जाने पर कम हो गया, ठीक है, डिक्रीज हो गया, तो वहां पर बॉइलिंग टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है पानी का। पानी आपका 100 डिग्री पर सी लेवल पर उबलने वाला था, अब क्योंकि प्रेशर पहाड़ पर जाकर डिक्रीज हो गया, तो आपका पानी 90 डिग्री पर उबल जाएगा। पहाड़ में आपका पानी 90 डिग्री पर उबल जाएगा, या जहाँ पर प्रेशर आपका कम हुआ है वहाँ पर आपका बॉइलिंग टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। ठीक है, आपने बर्तन में सब्जी बनने रखी है, ठीक है,
सब्जी बनने रखी है आप अपने बर्तन में, या दाल बनने रखी है, तो जैसे हीटिंग करेंगे पानी आपका 90 डिग्री पर उबलकर भाप बनकर निकल जाएगा। लेकिन जो इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट इसमें डला हुआ है, दाल डली हुई है, सब्जी डली हुई है, उसको 100 डिग्री पर ही पकना था। इतना इतना गर्म होगा तभी अच्छे से पकेगा। तो 100 डिग्री तक तो टेम्परेचर पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि आपका पानी उबलकर 90 पर ही निकल के बाहर बाहर चला गया है। टेम्परेचर 100 पर नहीं पहुंचा है तो दाल नहीं गल पाएगी। ओके, तो आपको समझ में आया कि किस प्रकार बॉइलिंग टेम्परेचर आपका प्रेशर पर डिपेंड करता है। अगर प्रेशर को आप बढ़ाओगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेशर को आप घटाओगे बॉइलिंग टेम्परेचर घट जाएगा। ठीक है, इसी रूम के अंदर, ये कोई रूम है, ये कोई रूम है, अगर मैं इस रूम के अंदर का प्रेशर कम कर देता हूँ, इस रूम के अंदर का प्रेशर कम कर देता हूँ, और इस रूम में प्रेशर कम कर दिया मैंने, प्रेशर कम करते करते 611 किलो पास्कल पर ले आया। ठीक है, 611 किलो पास्कल पर ले आया, तो पानी आप इसके अंदर अगर आप पानी उबालना चाहेंगे, कोई किसी बर्तन में पानी उबालना चाहेंगे, तो आपका पानी 0 डिग्री पर भी उबल सकता है। 0 डिग्री पर, रिमेंबर, बॉइलिंग टेम्परेचर 0 डिग्री भी हो सकता है, क्योंकि प्रेशर के साथ साथ बॉइलिंग टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, प्रेशर कम करोगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी कम होगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो आपका पानी जो है 0 डिग्री पर भी उबल सकता है, यदि प्रेशर आपका एनवायरमेंटल प्रेशर 611 किलो पास्कल हो। नॉर्मली आपका एनवायरमेंटल प्रेशर या वातावरण का दाब जो है वो 101 किलो पास्कल होता है। ठीक है, नो, किलो पास्कल नहीं, पास्कल होता है। हाँ जी, पास इतने पास्कल होता है। ओके, अगर आप दाब को 611 पास्कल तक ले आए तो बॉइलिंग आपकी 0 डिग्री पर भी हो सकती है। प्रेशर आप कम करेंगे तो ऑब्वियसली बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। एक और एग्जांपल इस फिनोमेनन का है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में आपको पता है खाना जल्दी बन जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, तो कैसे बन जाता है जल्दी प्रेशर कुकर के अंदर? ये आपका प्रेशर कुकर है, तो आपको पता है ये क्लोज होता है, ये क्लोज होता है, और एक सीटी के माध्यम से खुला होता है बेसिकली। एक सीटी लगी होती है जिससे 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 खुल सकता है, एनवायरमेंटल के लिए ओपन हो सकता है। तो अब आप इसमें जब कोई खाना बनाएंगे तो पानी तो ऑब्वियसली इसके अंदर होगा ही। ठीक है, अब क्योंकि क्लोज्ड है, इसके अंदर जो भी अवेलेबल मटेरियल है, पानी है जो भी है, वो बंद है एकदम। अब जब इसमें हीट ऐड करोगे तो क्या होगा? वेपर, भाप बननी शुरू हो जाएगी, भाप बननी शुरू हो जाएगी, और भाप बनेगी तो बनती जाएगी, और इसके अंदर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि क्लोज है, ओपन नहीं है। ना ही इसका ढक्कन मूव कर सकता है ऊपर। अगर मूव कर सकता होता तो कांस्टेंट प्रेशर होता है। अब इसका ढक्कन को स्ट्रिक्टली रोक दिया गया है, तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब प्रेशर क्योंकि इसके अंदर बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ते बढ़ते आपके पीएटीएम से भी ग्रेटर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक दाब से भी ग्रेटर हो जाएगा। और जब एटमॉस्फेरिक दाब से ग्रेटर हो जाएगा तो पानी जो 100 डिग्री पर उबलने वाला था, अब वो 100 पर ना उबल कर 100 से ज़्यादा टेम्परेचर पर उबलेगा, 120, 130, 140। ठीक है, अब आपके कुकर के अंदर हाइयर हाइयर टेम्परेचर ऑब्टेन किया जा सकता है, हाइयर टेम्परेचर ऑब्टेन किए जा सकते हैं, जिसके कारण आपका खाना जल्दी पकता है। जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ज़्यादा खाना बनने में कम कम समय लगेगा। ओके, तो आपने देखा कि प्रेशर के साथ साथ बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाता है, या प्रेशर कम करेंगे तो घटता चला जाएगा। इसी रिलेशन को आप पीटी कर्व के माध्यम से समझ सकते हैं। ये पीटी कर्व होता है, पीटी कर्व, पीटी कर्व होता है ये। वाटर के लिए समझ लीजिए, ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। इधर है आपका सॉलिड फेज, इधर
वेपर इधर लिक्विड फेज। ये जो आपका कर्व है इसको कहते हैं बॉइलिंग कर्व, क्योंकि लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो बॉइलिंग कर्व है। सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको कहते हैं फ्यूजन कर्व। और ये आपका सॉलिड डायरेक्टली आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। देखिए प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी आपका बढ़ रहा है। ठीक है भाई, प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो आप ये समझ पाए कि जो बॉइलिंग टेम्परेचर है किसी भी पदार्थ का, वो प्रेशर के साथ साथ बढ़ता जाता है। प्रेशर के साथ बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो हमने जो कर्व बनाया था, बॉइलिंग कर्व बनाया था, ये वाला कर्व। जी, तो ये एक एटीएम के लिए बनाया था मैंने। ठीक है, अभी मैं इस कर्व को एक एटीएम के लिए ना बना के अब मैं 2 एटीएम के लिए बनाता हूँ, यानी प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। प्रेशर इंक्रीज कर दूंगा मैं तो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए जहाँ पानी आपका 100 पर उबल रहा था, अभी आपका पानी, क्योंकि प्रेशर आपने बढ़ा दिया है, तो ये इंक्रीज बॉइलिंग टेम्परेचर पर आपका उबलेगा। ठीक है, देख पा रहे हैं आप 100 डिग्री पर पानी उबलना शुरू हुआ, यहाँ 0% पानी, यहाँ पर 100% पानी। इसके बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ना इंक्रीज हो जाएगा। और मैं प्रेशर टेम्परेचर को गिराता हूँ। ये एग्जैक्ट नहीं है वैल्यू, खाली अप्रॉक्सीमेटली गई है आपको समझाने के लिए। अभी मैं बता दूंगा आपको। अगर मैं प्रेशर को कम करता हूँ, आधा एटीएम कर दिया मैंने पानी प्रेशर को, तो आपका जो वाटर है वो 100 पर ना उबल कर 80 पर उबल जाएगा। ठीक है, लेसर टेम्परेचर पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बॉइलिंग स्टार्ट होगी। ओके, बॉइलिंग आपकी स्टार्ट होती है। ये 0.5 एटीएम। आप देख पा रहे हैं प्रेशर के साथ भी बॉइलिंग टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है, और अलग अलग बॉइलिंग कर्व आपको मिल रहे हैं देखने को। अलग अलग बॉइलिंग कर्व आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने पर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। और दूसरी बात, आप एक चीज और नोटिस नोटिस करेंगे कि हाइयर टेम्परेचर पर जो ये लाइन की लेंथ है, ये वाली लाइन जहाँ पर आपकी बॉइलिंग स्टार्ट हो रही है, ये लाइन की लेंथ है। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ, प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ इसकी लेंथ भी कम होती जा रही है। जितना कम प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा लेंथ होगी। इस लेंथ का मतलब क्या है? इस लेंथ का मतलब ये है कि आप बॉइलिंग के लिए कितनी हीटिंग की आवश्यकता पड़ रही है। देखो, इसमें तो लोअर प्रेशर पर तो ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है बॉइलिंग के लिए, और हायर प्रेशर पर कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है हीटिंग के लिए। ठीक है, इस हीटिंग को मैंने बताया था लेटेंट हीट। इसको कहते हैं लेटेंट हीट। और कौन सी प्रोसेस हो रही है ये? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि आपका प्रेशर बढ़ाने पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम होती जाती है। मैं और फर्दर प्रेशर बढ़ाऊंगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और कम होती जाएगी, और प्रेशर बढ़ाऊंगा और कम होती जाएगी। तो कंटिन्यूसली क्योंकि कम हो रही है, तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पर ये एक पॉइंट ही बन जाएगी, जीरो। इसकी लेंथ जीरो हो जाएगी क्योंकि लेंथ कम होती जा रही है। तो इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आ जाना है जहाँ पर ये लेंथ जीरो ही हो जाएगी। ठीक है, ये लेंथ जीरो ही हो जाएगी। तो आपकी प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम होती जा रही है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम होती जा रही है, और एक पॉइंट पर ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपकी जीरो हो जा रही है। तो इस पॉइंट को कहते हैं, इस पॉइंट का एक स्पेशल नाम होता है जहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जीरो होती है, इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब आपने देखा
थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इस पॉइंट के इधर इधर, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड आपका क्या था, ओनली लिक्विड था, यानी वाटर जो है आपका लिक्विड फॉर्म में था। ठीक है, इस पॉइंट पर भी लिक्विड ही है, इन सारे पॉइंट्स पर लिक्विड है, इन सारे पॉइंट्स पर वेपर है। तो इधर भी लिक्विड है और इस पॉइंट पर भी लिक्विड है, लेकिन इस लिक्विड में और इस लिक्विड में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? ये वाला जो लिक्विड है, इस पॉइंट पर अवेलेबल जो लिक्विड है, वो 100 डिग्री पर है, यानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड है। ठीक है, 100 डिग्री पर इसको वेपर बन जाना था, लेकिन अभी भी ये लिक्विड है और 100 डिग्री पर अवेलेबल लिक्विड है, तो इस लिक्विड को कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड, क्योंकि इस लाइन पर है सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, और इसी प्रकार इधर वेपर है, इधर वेपर है और इस पॉइंट पर भी वेपर है, तो इस पॉइंट का जो वेपर होगा उसको सैचुरेटेड वेपर कहते हैं। सैचुरेटेड वेपर क्यों कहते हैं सैचुरेटेड? क्योंकि अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पर है इस वक्त ही। जब भी कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पर लिक्विड होगा तो उसको सैचुरेटेड लिक्विड कहेंगे, और जब भी कोई वेपर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर होगा तो उसको सैचुरेटेड वेपर कहेंगे। ठीक है, अपने सैचुरेटेड लिक्विड से नीचे नीचे देखो, इस पॉइंट पर तो 100 डिग्री पर है, लेकिन इस पॉइंट पर आपका लिक्विड जो है 100 डिग्री पर न होकर 80 डिग्री पर था, इसको सब कूल्ड लिक्विड कहते हैं। सब कूल्ड लिक्विड कहते हैं। तो ये अभी मैं डिटेल में आपको बता दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं क्या करता हूँ, इन सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइंट कर देता हूँ। जितने भी आपको पॉइंट्स मिले थे, इन सारे पॉइंट्स को मैंने ज्वाइंट कर दिया, तो ये जो कर्व मिला है ना, इसे कहते हैं सैचुरेशन कर्व। सैचुरेशन कर्व। ठीक है, मैं अच्छे से बना देता हूँ इसको इंडिविजुअली। सैचुरेशन कर्व। सैचुरेशन कर्व कुछ इस तरह का है। पी क्यू कोऑर्डिनेट। इस सैचुरेशन कर्व आपका कुछ इस तरह का है। आपने देखा, ये पॉइंट आपका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, इस जिस पर आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जीरो था, इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट। ओके, और इस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है, इसको मैंने बताया था आपको सैचुरेटेड लिक्विड कहते हैं। और इस पॉइंट के राइट साइड वाला कर्व जो है, ये वाला कर्व, इसको सैचुरेटेड वेपर कहते हैं। सैचुरेटेड वेपर। तो ये लाइन सैचुरेटेड लिक्विड, ये लाइन सैचुरेटेड वेपर, इस लाइन पर जो भी पॉइंट होंगे वो सैचुरेटेड लिक्विड होंगे, यानी कि अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पर होंगे, किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पर होंगे, है ना। और इस कर्व पर जो भी पॉइंट होंगे वो सैचुरेटेड वेपर्स होंगे। इस पॉइंट के इधर इधर का रीजन जो है, ये वाला रीजन, ये रीजन आपका कहलाएगा सब कूल्ड लिक्विड। सब कूल्ड लिक्विड, क्योंकि ये लिक्विड्स आपके सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर पर होगा। और इस पॉइंट के इधर वाला जो रीजन है, ये रीजन, ये कहलाएगा आपका सुपर हीटेड। क्योंकि यहाँ यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं,
वो सैचुरेशन टेम्परेचर प्रेशर से सैचुरेशन टेम्परेचर से अब पर है, इसलिए इसको सुपर हीटेड वेपर कहते हैं। अति तप्त वेपर, अति तप्त वाष्प। ठीक है। ये हो गया सैचुरेटेड लिक्विड, इधर वाला रीजन ये वाला, ये सैचुरेटेड लिक्विड हो गया, इधर सैचुरेटेड वेपर हो गया। अब ये रीजन बचता है। अब इस रीजन में क्या है भाई, इस रीजन में बॉइलिंग आपकी हो रही है। आपका जो वाटर था वो कन्वर्ट हो रहा है भाप भाप में। तो यहाँ पर क्या होगा, मिक्सचर अवेलेबल होगा किसका, लिक्विड का और वेपर का। तो क्योंकि यहाँ पर मिक्सचर है, इसलिए इस रीजन को कहते हैं वेट रीजन, आर्द्र रीजन। ठीक है। वेट रीजन। तो आपकी वाष्प जो है तीन प्रकार की होगी। एक एक प्रकार की वाष्प भाप होती है आपकी ये वेट रीजन के अंदर, यहाँ भी भाप होती है क्योंकि स्टीम्स आपकी तीन टाइप की होती हैं। नंबर एक वेट स्टीम, नंबर दो सैचुरेटेड स्टीम, नंबर थ्री सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम, तीन टाइप के स्टीम्स आप जान जान पाए, वेट स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम एंड सुपर हीटेड स्टीम। ओके। तो इस कर्व को आप अच्छी तरह समझ लीजिए, इसको क्लियरली और बना बना के आपको दे देता हूँ। ये सैचुरेशन कर्व हुआ आपका। ठीक है। ऊपर क्रिटिकल पॉइंट, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर, सबकूल्ड लिक्विड, वेट एंड सुपर हीटेड। ओके। तो आपको सैचुरेशन कर्व को अच्छी तरह से समझ लेना है। इस सैचुरेशन कर्व को आपको अच्छी तरह समझ लेना है। ये जो इधर हीट कोऑर्डिनेट था, ये टी कोऑर्डिनेट और टी और क्यू कोऑर्डिनेट पर था। इसको हम टी और एस कोऑर्डिनेट वाला भी मान सकते हैं, क्योंकि एंट्रोपी जो है क्यू के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। तो इसको एंट्रोपी वाला कर्व भी मान सकते हैं, टी एस कर्व ये आपका बन गया। इसी प्रकार आप सैचुरेशन कर्व का पीवी कोऑर्डिनेट पर भी बना सकते हैं। पीवी कोऑर्डिनेट्स पर भी आप सैचुरेशन कर्व अपना बना सकते हैं। पीवी कोऑर्डिनेट पर कैसे बनाएंगे, पीवी कोऑर्डिनेट पर शेप कुछ इस तरह की आएगी। पीवी कोऑर्डिनेट पर शेप कुछ इस तरह की आएगी। टीएस कोऑर्डिनेट पर ये हो गई। और इसी प्रकार एचएस कोऑर्डिनेट पर कुछ इस तरह की शेप आएगी। इधर क्रिटिकल पॉइंट आएगा आपका, ये सबकूल्ड लिक्विड, सुपर हीटेड, वेट। ठीक है। अरे इस एचएस कोऑर्डिनेट पर जो सैचुरेशन कर्व होता है, एचएस सैचुरेशन कर्व जो होता है उसको कहते हैं मोलियर डायग्राम। मोलियर डायग्राम कहते हैं उसी। एचएस कोऑर्डिनेट पर जो सैचुरेशन कर्व होता है उसी को मोलियर डायग्राम कहते हैं। ठीक है। और पीएच कोऑर्डिनेट पर भी इस कर्व को हम बना सकते हैं। पीएच कोऑर्डिनेट पर भी इस कर्व को हम बना सकते हैं, यानी प्रेशर एंथैल्पी वो कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है। तो टी एस, पीवी, एच एस, पी एच, टीवी पर भी टीवी पर भी बना सकते हैं, वो भी कुछ इस तरह का ही दिखता है टीवी कोऑर्डिनेट पर। तो ये सारे के सारे सेचुरेशन कर्व हैं, कोऑर्डिनेट्स चेंज हैं बस इनके। टी एस कोऑर्डिनेट पर ये कर्व हो गया, पीवी पर इस तरह कुछ इस तरह की शेप होती है, इस तरह की कुछ। एच एस पर कुछ ये शेप आती है, और पी एच पर इस तरह की शेप होती है, और टीवी पर इस तरह की शेप होती है। लेकिन है सारे के सारे ये सेचुरेशन कर्व, अलग चीज़ नहीं है, सेम ही चीज़ है, लेकिन कोऑर्डिनेट क्योंकि अलग अलग हो रहे हैं तो इनकी शेप भी अलग अलग हो जाएगी। ओके। ये तो बॉइलिंग प्रोसेस मैंने आपको बता दी, किस तरह वाटर बॉईल होता है और किस तरह सेचुरेशन कर्व का एक निर्माण होता है। ये सेचुरेशन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है आपके
आपके बहुत सारे अ, आगे एप्लीकेशन में बहुत सारे यूज़ हुए सैचुरेशन कर्व। इस कर्व को आपको ध्यान से समझ लेना है। इसी के आधार पर आप बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ स्टीम की निकाल पाएँगे, ठीक है? अब एक चीज़ जो आपको समझानी है, वो है सैचुरेशन टेम्परेचर एंड सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन टेम्परेचर एंड सैचुरेशन प्रेशर। ये सैचुरेशन टेम्परेचर या सैचुरेशन प्रेशर क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक प्रेशर पर उसका एक करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है? यानी कि जैसे मैंने बताया 1 एटीएम पर आपका पानी 100 डिग्री पर उबलेगा। तो 1 एटीएम पर जो सैचुरेशन टेम्परेचर है, वो 100 डिग्री है। 1 एटीएम पर सैचुरेशन टेम्परेचर यानी वो टेम्परेचर जिस पर बॉइलिंग स्टार्ट होगी। सैचुरेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पर बॉइलिंग स्टार्ट होगी, उसको सैचुरेशन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है? इसी प्रकार हर एक टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग एक सैचुरेशन प्रेशर भी होता है, ठीक है? यानी आपने कहा पानी 120 पर उबल रहा है, तो प्रेशर कितना होना चाहिए? तो उसको सैचुरेशन प्रेशर कहते हैं। सैचुरेशन प्रेशर कहते हैं, ठीक है? तो किसी भी बॉइलिंग प्रोसेस या किसी भी फेज चेंज प्रोसेस को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट देने पड़ते हैं, एक तो टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर, ठीक है? तो किसी भी बॉइलिंग पॉइंट को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, तब आपका एक कंप्लीटली बॉइलिंग प्रोसेस आपका या बॉइलिंग पॉइंट आपका कंप्लीटली डिफाइन हो पाएगा। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री एंड 1 एटीएम, ठीक है? ये कंप्लीट डेफिनेशन है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की। 100 डिग्री एंड 1 एटीएम यानी 1 एटीएम पर जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो 100 डिग्री है और 100 डिग्री पर जो सैचुरेशन प्रेशर है वो 1 एटीएम, ठीक है? तो सैचुरेशन प्रेशर क्या होता है और सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, वो आप जान गए हैं। सैचुरेशन हर एक टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग एक सैचुरेशन प्रेशर होता है और हर एक